एक शख्स जो सारी ज़िंदगी बिजनेस करता रहा, एम्प्लॉयमेंट करता रहा, अब उसकी इतनी सेविंग्स है, उसके पास सब कुछ है, वो सिर्फ घूमने के लिए बाहर इन बड़े मुल्कों को जाना चाहता है, तो अब फ्रेश पासपोर्ट पे वीज़ा कैसे ले? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं शहजाद सोहेल फ्रॉम रहमानिया इमिग्रेशन एडवाइजर्स। दोस्तों, आज मैं जो ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ, इसका मकसद ये है कि आप लोगों को एजुकेट किया जाए विजिट वीज़ाज से रिलेटेड जो रिक्वायरमेंट होती हैं एम्बेसीज की, उसके बारे में। और इसमें मेनली जो चीज़ें हैं, मैं आपको रिक्वायरमेंट के साथ साथ आपको चंद ऐसी भी बातें बताऊंगा जिसके ज़रिए आप अगर अमल करें तो बच सकते हैं मार्केट में मुख्तलिफ किस्म के एजेंट्स के फ्रॉड से भी। तो इस वीडियो को ज़रूर पूरा देखिएगा ताकि आपको मुकम्मल मालूमात मिल सकें और इन मालूमात को आगे शेयर भी कीजिएगा। हो सकता है कि इसकी वजह से आपके किसी दोस्त या फैमिली मेम्बर को बहुत बड़ा लॉस होने से बचत हो सके। थैंक यू वेरी मच। अब इस वीडियो में मैं आपको बता दूं कि विजिट वीज़ा जो डिफरेंट कंट्रीज़ की अपनी अपनी रिक्वायरमेंट्स होती हैं, लेकिन वो प्रोसीजर्स में होती है, ठीक है। लेकिन डॉक्यूमेंट्स आम तौर पे हम जो आज बात करेंगे जिन कंट्रीज़ को चाहिए हैं, जो ये डॉक्यूमेंट्स मैं आपको बेसिकली लिस्ट बताऊंगा, इनमें जो कंट्रीज आती हैं शेंजन कंट्रीज, यूके, यूएसए, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, कनाडा, ये शामिल हैं। जो ये बड़ी कंट्रीज हैं जो ये डॉक्यूमेंट्स आमतौर पे मांगते हैं। विजिट वीज़ा में तीन कैटेगरीज हैं। एक फैमिली विजिट या किसी दोस्त को मिलने जाना, एक है टूरिज्म, बगैर किसी फैमिली मेम्बर के वहाँ पे होते हुए या दोस्त के होते हुए टूरिज्म के लिए जाना, और तीसरा विजिट वीज़ा होता है शॉर्ट स्टे बिजनेस टूरिस्ट वीज़ा। इन तीनों कैटेगरीज में 80% जो डॉक्यूमेंट्स हैं वो सेम रिक्वायर्ड होते हैं। सबसे पहले मैं बात करूँगा उन डॉक्यूमेंट्स के बारे में जो कि तमाम एम्बेसीज को चाहिए होते हैं, ठीक है। उसमें आप ये नोट कर लीजिए कि फोटोग्राफ्स और इनके साइज विद सब्जेक्ट टू द एम्बेसी है, कौन सी एम्बेसी के लिए आप अप्लाई कर रहे हैं। सोर्स ऑफ इनकम तमाम एम्बेसीज को चाहिए होता है। टैक्स रिटर्न्स अगर आप बिजनेस पर्सन हैं या एम्प्लॉयड हैं, दोनों सूरतों में। अच्छा, ट्रैवल हिस्ट्री ये लाजमी नहीं है। ट्रैवल हिस्ट्री कोई कहता है कि यूएसए के लिए, यूके, ऑस्ट्रेलिया के लिए या शेंजन कंट्री के लिए आपके इंटरनेशनल ट्रैवल हिस्ट्री होना लाजमी है, तो ये याद रखिए कि ये लाजमी नहीं है। प्रॉपर्टी डॉक्यूमेंट्स ये चाहिए होते हैं। बिजनेस रजिस्ट्रेशन अगर आप बिजनेस कर रहे हैं तो ये चाहिए होगा, और अगर आप एम्प्लॉयमेंट में हैं तो एविडेंस ऑफ एम्प्लॉयमेंट। ट्रैवल आइडेंटिटी, आपका ट्रैवल प्लान वो चाहिए होता है। और ट्रैवल इंश्योरेंस विद सब्जेक्ट टू द एम्बेसी रिक्वायरमेंट है। मुख्तलिफ एम्बेसीज विजिट वीज़ा के लिए भी ट्रैवल इंश्योरेंस मांगते हैं और मुख्तलिफ नहीं मांगते। ये डिपेंड करता है आप कौन सी एम्बेसी पे कौन से कंट्री को विजिट करने जा रहे हैं। अब यहाँ पर मैं थोड़ा सा डिफ्रेंशिएट कर दूँ। सबसे पहले फैमिली विजिट के लिए, अगर आप फैमिली विजिट के लिए जा रहे हैं तो आपको इनविटेशन चाहिए होगा अपने किसी रिलेटिव को जिससे मिलने जा रहे हैं वहाँ से, ठीक है। अगर आप शॉर्ट स्टे के लिए जा रहे हैं, और अगर आप लॉन्ग स्टे के लिए जा रहे हैं तो उस लॉन्ग स्टे करने की रीज़न चाहिए डॉक्यूमेंटेड, ठीक है, वो आप लगाते हैं। और अगर दोस्त की तरफ जा रहे हैं तो दोस्त से भी आपको इनविटेशन चाहिए होगा। दूसरा है टूरिज्म, उसके लिए होटल बुकिंग चाहिए होगी वहाँ से। तीसरा आपका बिजनेस टूरिस्ट वीज़ा आता है शॉर्ट स्टे, आप किसी बिजनेस मीटिंग के लिए निगोशिएट करने जा रहे हैं, ठीक है। तो फिर जिस कंपनी को आप मिलने जा रहे हैं, जिनसे आपका मीटिंग है, तो वो आपको इनविटेशन अपनी कंपनी का इशू करते हैं और आप यहाँ से फिर अपने बिजनेस डॉक्यूमेंट्स लगाते हैं। अब यहाँ पर मैं बता दूँ, सबसे पहले फैमिली विजिट के लिए वालदैन, बहन भाई, रिश्तेदार किसी भी, चाहे फर्स्ट ब्लड है, सेकंड ब्लड रिलेशन है, वो भी जा सकते हैं। ये वो आम डॉक्यूमेंट्स हैं जो कि आपको चाहिए मुख्तलिफ
अदवार में। इसमें जो मैं आपसे अर्ज कर रहा था कि ट्रैवल हिस्ट्री समटाइम लाजमी है और लाजमी नहीं भी है। फ्रेश पासपोर्ट्स पर भी इन बड़े मुल्कों के वीज़ाज इशू किए जाते हैं। याद रखिए ये टेम्पररी विजिट का जो वीज़ा होता है इसमें मेनली आपकी फाइनेंशियल स्टैंडिंग्स को देखा जाता है, आपका स्टेटस देखा जाता है, चाहे आप एम्प्लॉयड हैं चाहे आप सेल्फ एम्प्लॉयड हैं। सो इन चीज़ों को अगर आपने अच्छा सा एक्सप्लेन किया हुआ है, लाइक मेरी अच्छी एम्प्लॉयमेंट है, मैं अच्छी जगह पे जॉब भी कर रहा हूँ और मेरे सैलरी भी बहुत अच्छी है, लेकिन मैं उसको ठीक से डिफाइन नहीं कर पाया वीज़ा एप्लीकेशन के ज़रिए, अपने एक्सप्लेनेशन नोट के ज़रिए, अपने बैंक स्टेटमेंट के ज़रिए, तो उसकी कोई वक़्त नहीं हो। ठीक है, हाँ वहाँ पर आके आपकी ट्रैवल हिस्ट्री सपोर्ट करेगी, लेकिन ट्रैवल हिस्ट्री नहीं है तो फिर क्या करे। एक शख्स जो सारी ज़िंदगी बिजनेस करता रहा, एम्प्लॉयमेंट करता रहा, अब उसकी इतनी सेविंग्स है, उसके पास सब कुछ है, वो सिर्फ घूमने के लिए बाहर इन बड़े मुल्कों को जाना चाहता है, तो अब फ्रेश पासपोर्ट पे वीज़ा कैसे ले? ये एक सवाल सबके पास रहता है। इसी चीज़ को आमतौर पे मार्केट में कैश किया जाता है। एजेंट्स आसान को मुश्किल करके बयान करते हैं और आपसे पैसे फालतू के आपसे लेते हैं। लिहाजा ये बहुत अहम है कि आप जब भी किसी कंसल्टेंट या एजेंट को अपनी विजिट वीज़ा के लिए अप्रोच करें, तो आपका वो कंसल्टेंट या एजेंट जो भी आप कह लें इनको, वो एक कॉम्पिटेंट होने के साथ साथ ईमानदार भी हो। यहाँ पर मैं आपको बताता चलूँ कि आम तौर पे मैंने ये नोट किया मेरी अपनी एम्बेसी के अंदर जब जॉब थी वीज़ा सेक्शन में उस दौरान भी, और जब से मैं मार्केट में काम कर रहा हूँ तब भी ये नोट किया गया है कि बहुत सारे एलिजिबल लोग जिनके पास डॉक्यूमेंटेशन हर तरीके से मौजूद है, लेकिन फिर भी एजेंट्स उनसे लाखों रुपया जो है वो ले लेते हैं, सिर्फ उनको आसान चीज़ों को मुश्किल बता के या उनको सबस बाग दिखा के, उनको डरा कर। इंसान दो ही चीज़ों पर धोखा खाता है, एक लालच में आके और एक किसी खौफ से। लिहाजा इस चीज़ का ख्याल रखिए। जब भी कोई एजेंट या कंसल्टेंट आपसे आपकी फाइल को रेडी करने की बात करे तो आप उससे पूरे तरीके से मालूमात लें, कौन से डॉक्यूमेंट्स चाहिए। जो डॉक्यूमेंट्स आपके पास हैं वो जहन में रखिए कि वही डॉक्यूमेंट्स वो लगा कर एम्बेसी को भिजवा रहा है, या आपके पास कुछ मिसिंग डॉक्यूमेंट्स है और उसने आपको गाइड किया है कि ये डॉक्यूमेंट आपके पास होना चाहिए, तो वो आप जब अरेंज करें तो वही डॉक्यूमेंट आपका वहाँ पर सबमिट भी होना चाहिए। आमतौर पे यहाँ पर मैं जो मार्केट के अंदर बैठ के मैंने रिजल्ट इसका मेरे पास आया है कि क्लाइंट्स भी बराबर के कसूरवार हैं जब उनके साथ फ्रॉड क्यों होता है। क्योंकि वो चाहते हैं कि एजेंट उनके लिए काम करे सारा, उन्हीं के लिए डॉक्यूमेंट, उनके लिए डॉक्यूमेंट भी सारा कुछ करे और वीज़ा लगवा कर दे। कोई भी एम्बेसी किसी भी एजेंट की जो है वो प्रॉपर्टी नहीं है। एम्बेसी अपने प्रोसीजर्स को, क्राइटेरियाज को देखते हुए कोई भी वीज़ा इशू करती है। लिहाजा कोई भी एजेंट इंक्लूडिंग माई सेल्फ भी कोई भी आपको वीज़ा लगवा कर नहीं दे सकता। हाँ, आपकी डॉक्यूमेंटेशन को अच्छे तरीके से मैनेज कर सकता है। तो लिहाजा अपने डॉक्यूमेंट्स को जब भी अप्लाई करें, डॉक्यूमेंट्स के बारे में अपने एजेंट से पूछें क्या लगा रहे हो, किस चीज़ का लगा रहे हो। क्योंकि इट वाज इन माय एक्सपीरियंस कि हम अक्सर इंटरव्यू करते थे एप्लीकेंट से, तो उनको पता ही नहीं होता कि उनकी एम्प्लॉयमेंट लेटर कौन सा लगा हुआ है, उनका बिजनेस डॉक्यूमेंट कौन सा लगा हुआ है, उनका अकाउंट कौन से बैंक में है, उसके अकाउंट में कितने पैसे हैं, उसके बारे में उसको पता ही नहीं होता था। तो ये इसलिए क्योंकि आप क्लाइंट्स भी इस चीज़ के ज़िम्मेदार हैं कि आप इन चीज़ों के बारे में नहीं जानते और सिर्फ कहते हैं वीज़ा लगवा दो और पैसे ले लो। तो आप लोग भी एहतियात करें, चीज़ों को समझें। बहुत सारी कंपनीज हैं वो भी इसी तरह फ्रॉड में आती हैं और इंडिविजुअल्स भी इस तरीके से फ्रॉड में आते हैं। हमारा अब इस बारे में आखिर में थोड़ा सा मैं बता दूं कि हमारे पास जब कोई क्लाइंट इस वीज़ा से रिलेटेड इंफॉर्मेशन लेने आता है, हम नॉमिनल से फीस है फॉर विजिट वीज़ाज के लिए वो चार्ज करते हैं। आप फ़ोन करके जब अपॉइंटमेंट के लिए आएंगे तो आपको बता दिया जाएगा और हम आपको पूरी आपकी प्रोफाइल जानकर आपके बारे में
पूरी मालूमात लेकर आपको बता देंगे कि आपका वीज़ा जिस कंट्री में आप जाना चाह रहे हैं वो पॉसिबल है या उसके चांसेस हैं या नहीं है। अगर हम समझेंगे कि वो नहीं है तो हम यहीं पर आपको बता देंगे कि आप अप्लाई मत करें आपके लिए ये वीज़ा लेना मुमकिन नहीं है। अदरवाइज आप किसी एजेंट के पास जाते हैं जो कि ऐसे ही होता है कि आपको वो हर बात पर हाँ हो जाएगा, ये वीज़ा लग जाएगा, मेरा काम है, मैं बनवा लूँगा कागज़, ये करते हुए आप उसके झांसे में आते हैं। शुरू में वो डन बेस कहता है, थोड़े से पैसे लेता है, फिर थोड़े से बाद फिर पैसे लेता है और लेते लेते आपसे इतने पैसे ज़रूर ले लेता है कि आप फिर उसके चुंगल में बुरी तरह फंस जाते हैं। कुछ के वीज़े लग जाते हैं तुक्के में, उस पर वो कमा लेता है, कुछ को पैसे वापस मिल जाते हैं और कई एजेंट्स गायब हो जाते हैं। तो ये एहतियात आप लोगों ने खुद करनी है कि आप अपने इस बाहर जाने के शौक में ऐसे लोगों के हाथ ना चढ़ें। इसमें ज़्यादातर लोग पंजाब से ताल्लुक़ रखते हैं, उनको बहुत शौक है कि हम बाहर किसी तरह यूरोप पहुँच जाए, अमेरिका पहुँच जाए, ऑस्ट्रेलिया, कनाडा, यूएसए पहुँच जाए, ठीक है। तो उनकी इस शौक के पीछे ये लोग इतना बड़ा काम कर जाते हैं। किसी को 10 लाख, किसी को 3 लाख, 5 लाख, किसी को 20 लाख देना पड़ जाते हैं। वो यही कहते हैं मैं वीज़ा लगवा रहा हूँ, मेरा फलाना बंदा है और ये है वो है। ऐसी बातें मुमकिन नहीं है। हमारी सर्विसेज में आपको मैं फिर एक दफ़ा बता दूं कि हम पहले खुद से स्क्रीनिंग करते हैं। अगर बंदे की प्रोफाइल इस काबिल है, चाहे उसकी ट्रैवल हिस्ट्री है या नहीं है, तो फिर हम उसकी चीज़ों को देखते हुए उसको मशवरा देते हैं कि आप वीज़ा अप्लाई कर सकते हैं, आपके वीज़ा के चांस हैं। अगर वो इस जगह नहीं है, इस काबिल नहीं है उसकी प्रोफाइल कि उसका वीज़ा इशू हो सके बिल्कुल, तो उसको हम कहते हैं कि आप मत करें। मैं ये बात इसलिए वसूख से कहता हूँ क्योंकि मेरा अपना ज़ाती तजर्बा अम्बेसी में इन विज़िट वीज़ाज़, स्टडी वीज़ाज़, परमानेंट वीज़ाज़ को डील करते हुए हुआ है। हमारे पास अम्बेसी की तरफ से मतलब जो अथॉरिटीज़ थी उसमें हमारी बात 99.9% मानी जाती थी कि हम जो रिकमेंड कर रहे हैं अपनी लोकल नॉलेज के ज़रिए और उनकी पॉलिसीज़ को देखते हुए वो बात ठीक है, उस पर वो वीज़ा रिफ्यूज़ या ग्रांट होता था। तो हम पहले स्क्रीनिंग करते हैं, फिर उसको मशवरा देते हैं। दूसरी चीज़, हमारी तमाम सर्विसेज जो हैं वो सारी आपको इसी बेसिस पे, कोई हमारा वीज़ा लगने के बाद फीस नहीं होती है। दूसरी चीज़ ये है कि सम टाइम, आखिरी बात सॉरी एक मैं ऐड कर दूं कि एक बंदे की प्रोफाइल तो है, लेकिन जब वो हमारे साथ रजिस्टर्ड हो जाता है तो फिर हम उससे चंद चीज़ें मंगवाते हैं, उसको हम गो थ्रू करते हैं, उसकी चीज़ें जो बिखरी हुई हैं, फाइनेंशियल मैनेजमेंट हम उसकी करवाते हैं ताकि उसका जो मैनेज करके एम्बेसी के क्राइटेरिया के मुताबिक वो आगे प्रेजेंट किया जा सके, वो लॉजिकल हो, इसको केस को मजबूत करने में और उसका वीज़ा इशू करने में वो क्राइटेरिया मीट कर रहा हो। बहुत सारे लोग समझते हैं कि मेरे पास बहुत सारी प्रॉपर्टीज है, मुझे वीज़ा क्यों नहीं मिला। बहुत सारे लोग कहते हैं मेरे पास इतना पैसा था, मुझे वीज़ा क्यों नहीं मिला। मेरे पास बहुत सारे मुल्कों के वीज़ाज थे लेकिन इस कंट्री ने मुझे दे दिया। और बहुत सारे लोग ऐसे भी होते हैं जिनका लेट्स सपोज अगर यूके में 5 दफ़ा गए हैं तो 6ठी दफ़ा रिफ्यूज़ हो गए हैं। तो ये सारा जो मामला होता है आप लोगों के ओवर कॉन्फिडेंट होने की वजह से होता है। आपको हर दफ़ा अपनी फ़ाइल को अच्छे तरीके से प्रेजेंट करना होता है, उसको चेक एंड बैलेंस करना होता है। हम आपका ये काम बखूबी कर सकते हैं। आपको जब भी इस मामले में कोई भी, अगर आप खुद कर सकते हैं तो डॉक्यूमेंट्स मैंने आपको बता दिए हैं, और अगर आप खुद इस काबिल हैं तो आप खुद करें, नहीं तो किसी भी, मैं या कोई और भी कंसल्टेंट हो, कॉम्पिटेंट होने के साथ साथ ईमानदाराना तरीके से आपका काम कर रहा हो, आपको झांसा सब्ज़बाग ना दिखा रहा हो, उसके पास आप जाइए और अपना काम करवाइए। इस वीडियो को आखिर में फिर शेयर ज़रूर कीजिए, ये इन्फॉर्मेशन ज़्यादा से ज़्यादा पहुँचाइए लोगों को। हो सकता है कोई बात क्लिक कर जाए और वो किसी भी फ्रॉड से बच सके। बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू, अस्सलाम वालेकुम।